ओके, सो दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो हमने इससे पहले बेसिक व्हाट इज सिंक्रोनस मशीन, कैसे वर्क करती है, और क्या दो टाइप के कंस्ट्रक्शन देखे थे कि भाई रोटर फेड, सॉरी अपना जो रोटेटिंग रोटर होना चाहिए, स्टेशनरी रोटर होना चाहिए, ये कंपैरिजन कर चुके हैं हम पिछले क्लास के अंदर। अब थोड़ा बहुत हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। मेजरली हम पढ़ चुके हैं जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो एसी मशीन्स का, जो डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग्स हैं। याद होगा आपको, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी मशीन वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। दिस ऑल आर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू योर सिंक्रोनस मशीन ओनली। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है आपका। तीन है मेजर इसके कंपोनेंट, कौन कौन से, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। हाँ, स्टेटर है ये अपना जो बाहर वाला, सेम जो इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू इंडक्शन मशीन है। ठीक है, स्टेटर के अंदर हमारी कौन सी वाइंडिंग्स होंगी, आर्मेचर वाइंडिंग्स, ये हम देख चुके हैं ना। आर्मेचर वाइंडिंग्स हम रोटर पे नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत हैवी, जो बहुत हाई करंट की वाइंडिंग्स हैं और इंसुलेशन भी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो स्टेटर जो होगा वो आपका बेसिकली क्या करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग कैरी करेगा। ठीक है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन हो, किस चीज का बना हुआ है, ये सेम जो इंडक्शन मशीन में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो सीआर एनजीओ स्टील उसका होगा, लेमिनेटेड होगा, सेम सारी कंस्ट्रक्शन सेम है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटर विच कैरीज द आर्मेचर वाइंडिंग्स। दूसरा हमारा रोटर है। रोटर आपको ये दिख रहा है, टू पोल मशीन है। ठीक है, रोटर जो आपका जो वाइंडिंग होगी अपनी फील्ड वाइंडिंग, दैट विल बी माउंटेड ऑन दिस रोटर ओनली, जो कि मूवेबल है ना, मैकेनिकल से मूव करेंगे जिसको। ये शाफ्ट है इसका, प्राइम मूवर, इसे रोटेट करवाएंगे और हमारी आरएमएफ प्रोड्यूस होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मुझे एक्साइटेशन चाहिए। जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज एक्साइटर, है ना, डीसी एक्साइटर। डीसी है, नॉट एसी। ओके, तो ये डीसी एक्साइटेशन है। ओके, मैकेनिकल इनपुट हमारा क्या रहेगा, प्राइम मूवर, और आउटपुट क्या रहेगा, ये थ्री फेज एसी आउटपुट। ओके, so this is the basic construction of a synchronous machine now। और ये डबली एक्साइटेड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एक्साइटेशन दे रहे हैं, कौन सा, डीसी एक्साइटेशन। अब हम एक एक चीज सब एक एक करके पढ़ते हैं कि एक्साइटेशन कितने टाइप का होता है, रोटर भी कितने टाइप के होते हैं, स्टेटर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटर की बात कर रहे हैं। कैसा एक्साइटेशन चाहिए हमें, डीसी चाहिए। ओके, थ्रू स्लिप रिंग्स लगी रहती हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी होंगी क्योंकि ये तो मूवेबल है और हमारा एक्साइटर क्या है, स्टेशनरी है। अब डीसी आपको आउटपुट में डीसी देना, मतलब इसको इनपुट देना है, तो डीसी कौन प्रोड्यूस करेगा, डीसी जनरेटर। ओके, एक तो यही यही है कि पहला जो तीन टाइप के एक्साइटर है, पहला है आपका डीसी एक्साइटेशन, दूसरा है स्टैटिक एक्साइटेशन, और तीसरा है ब्रशलेस एक्साइटेशन। तो एक एक करके देखेंगे हम ये है क्या। ठीक है, तो अब आपके पास ये है कि भाई ये रोटर तो मूवेबल है ना, तो यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी होंगी और ब्रशेस लगे होंगे, और उसके थ्रू हमारा स्टेशनरी पार्ट क्या होगा, डीसी जनरेटर। तो जो पहला एक्साइटर है दैट इज डीसी एक्साइटेशन, उसमें हम क्या करेंगे, सी, अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन की बात करूं, ये जो अपना स्टेटर है, स्टेटर हम दो टाइप की थ्री फेज वाइंडिंग है, इसको हम दो तरीके से वाउंड कर सकते हैं, स्टार और डेल्टा में, और हम इसको वाउंड करते हैं स्टार में। 99% जो हम स्टेटर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, दैट इज माउंटेड ऑन स्टार कनेक्शन। क्यों देखेंगे हम, जब स्टेटर पढ़ाऊंगा मैं आपको तब। ठीक है, तो ये स्टेटर कनेक्टेड और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड वाइंडिंग, रोटर जो कि मूवेबल है ना, फील्ड वाइंडिंग। अब ये तो मूव कर रही है। ओके, तो अब मुझे इसको क्या करना है, डीसी सप्लाई देनी है। सिंपल है कि अभी आप डीसी बैटरी लगा लो और इसको एक्साइट कर दो, लेकिन डीसी वो हमारी लिमिटेड है, कुछ देर बाद में बैटरी भी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, तो डीसी एक्साइटेशन मतलब हमें यहाँ पे एक स्टेशनरी होगा, तो वो कौन दे सकता है हमें, आपके जनरेटर। ठीक है, तो कौन सा अरेंजमेंट है वो देखो, सी दिस पार्ट इज आवर आर्मेचर, स्टेटर वाइंडिंग है ये मेरी। ठीक है, इसमें करंट तभी फ्लो करेगा, और ये मेरी क्या है, ये वाली पार्ट, दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग है जो रोटर पे और जो मूवेबल कर रहा है, एंड दिस इज माय स्लिप एंड ब्रशेस।
ठीक है। कंप्लीट आपकी जो स्लिप भी दो टाइप की होती है, एक तो ओपन और एक क्लोज्ड। तो ओपन होती है तो वो क्या करती है, अगर हम डीसी देंगे तो यहाँ पे एसी मिलेगा मुझे, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम कंप्लीट फुल स्लिप लेते हैं जिसमें अगर डीसी इनपुट है तो डीसी मिलेगा, एसी इनपुट है तो एसी मिलेगा। ये सब आप डीसी मशीन्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब ये तो मूवेबल वाला पार्ट है। ओके, नाउ अब मुझे डीसी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लगा रखा है। देखना है ढंग से, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डीसी मशीन में, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता था, दिस इज माय आर्मेचर वाइंडिंग, और इसको हमको क्या करना है, डीसी का सिंपल वर्किंग अगर आपको याद है वो ऐसा कुछ है कि भाई मेरे वाइंडिंग्स एन टू एस, दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग दैट इज कांस्टेंट, और बीच में आर्मेचर वो क्या है आपका, रोटेटिंग है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक्साइटेशन के लिए इसको भी फील्ड मतलब फील्ड चाहिए, तो इसके लिए फील्ड कहाँ से आई। अब उसके बाद में इससे पहले एक और कंपोनेंट है, दिस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इज कॉल्ड मेन एक्साइटर। मेन एक्साइटर, मेन एक्साइटर किसके लिए, इस फील्ड वाइंडिंग के लिए। अगर ये चालू होगा तो ये आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, है ना, और वो डीसी होता है, और डीसी करंट इसमें जाएगा, सीधी सी बात है। डीसी तो करंट तो चाहिए मुझे इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, तभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। बट अब इसको चालू करने के लिए भी तो फ्लक्स चाहिए, फील्ड कहां से आएगी, इसके पास कुछ है नहीं। तो उसके पहले हम पहला यूज करते हैं, दैट इज पायलट एक्साइटर। दिस इज मेन एक्साइटर, और मेन एक्साइटर को चालू करने के लिए क्या चाहिए, पायलट। जो पायलट एक्साइटर यूज लेते हैं वो है, दैट इज अवर डीसी जनरेटर। क्या यूज ले रहे हैं हम, डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर का आपको पता है, दिस इज आपका आर्मेचर, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, और ये मेरी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम प्राइम मूवर ये इसको रोटेट करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को, और फील्ड वाइंडिंग शंट के पास हम प्रायर हम ये मानते हैं देयर मस्ट बी अ रेसिडुअल फ्लक्स। क्या होनी चाहिए, एक रेजिडुअल फ्लक्स होती है किसके पास, फील्ड वाइंडिंग के पास, ठीक है। यहाँ से कहीं से रेजिडुअल फ्लक्स है और एक बहुत कम माइन्यूट फ्लक्स है, और ये रोटेट कर रहा है तो क्या करेगा, एक करंट फ्लो करेगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा आर्मेचर कंडक्टर में, या सप्लाई करेगा। ओके, दिस वाज द वर्किंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर, आपने पढ़ा है। अब जैसे ये रोटेट करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगा आर्मेचर के अंदर, अब आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो करवाएगा, तो इसने क्या किया, एक फील्ड प्रोड्यूस की। ऑब्वियसली करंट फ्लो, करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, किसके साथ लिंक कर रही है, दी आर्मेचर ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड, यानी ये एक्साइट कर रहा है किसको, सेपरेटली एक्साइटेड। अब ये खुद करंट फ्लो कराएगा, खुद करंट डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फुल स्लिप रिंग्स, है ना। क्या करेगा ये, इसको फील्ड वाइंडिंग को दे देगा। तो दिस वाज द ओल्ड अरेंजमेंट, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो इसमें ब्रशेस कितने यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रशेस यूज हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे यूज हो रहा है ब्रशेस और स्लिप रिंग्स, क्योंकि ये भी तो मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसी प्रेजेंट हो, इसको डीसी, जितने भी डीसी जनरेटर उसमें ब्रशेस स्लिप्स तो होते हैं। एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो, एक यहाँ हो गया। तो ब्रश ब्रश और स्लिप रिंग का अरेंजमेंट कितने हो गए, 6 तो ब्रशेस हो गए मेरे, ठीक है, 6 स्लिप रिंग्स हो गई। और अगर ये तो सिर्फ लो रेटिंग मशीन के लिए, अगर हाईवी रेटिंग मशीन है तो मुझे ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिएगा तो स्पार्किंग ज्यादा आएगी, है ना। सो दिस वाज दी ओल्ड अरेंजमेंट, तो ये अब यूज में नहीं आता। दिस वाज सिंपल डीसी एक्साइटेशन, कैसे डीसी एक्साइट करते हैं, ओके। और ये स्टेशनरी था सारा का सारा, ओके। और इसमें बहुत सारे मूवेबल पार्ट थे क्योंकि डीसी जनरेटर है ना। दूसरा जो है स्टैटिक एक्साइटेशन, इसमें दिक्कत समझ में आ गई ना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स थे। क्यों, क्योंकि डीसी जनरेटर में भी तो ये प्राइम मूवर्स इसको मूव करवा रहे हैं, इसको भी मूव करवा रहे हैं, है ना, दिस वन। अब बात करते हैं स्टैटिक एक्साइटेशन। स्टैटिक एक्साइटेशन में क्या होता है, देखो ना, ये मेरा अभी ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ माय आर्मेचर वाइंडिंग, दैट इज स्टेटर, जो स्टेटर पे है, ये स्टेटर पे है, ठीक है। और ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, इसको हमें रोटेट करवाना है ना, दिस वन। तो लेट मी इरेज दिस, अब इसको वैसे ही मानो आप। ये जो आउटपुट है, ये बाहर वाला जो दिख रहा है, ये स्टेटर है मेरा, और ये अंदर रोटर है जिसपे फील्ड वाइंडिंग है। अब क्या करेंगे, जब एक बार हम मशीन को चालू करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फील्ड है, इसको डीसी सप्लाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार बैटरी लगा देंगे, ठीक है, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। हम एक बार डीसी बैटरी लगा देंगे, वो एक बार इसको चालू, इसमें क्या करेगी, सप्लाई दे देगी, डीसी करंट दे देगी, ठीक है। जैसे डीसी करंट दिया, इसके अंदर क्या हुआ, ये घूम रहा है, प्राइम मूवर से घूम रहा है, थोड़ा बहुत एक्साइटेशन आएगा क्योंकि डीसी बैटरी से करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही घूमने लगा,
स्टेटर के अंदर क्या हुआ, वो फ्लक्स लिंक करी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुई और उसकी वजह से करंट फ्लो करने लग जाएगा। और ये मेरा आउटपुट है। आउटपुट किसका है, ढंग से सुनना, कौन सा आउटपुट है, ये स्टेटर का आउटपुट। और ये कैसा है, 3 फेज एसी। ढंग से सुनना, क्या है, 3 फेज एसी। अब इस 3 फेज एसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर भी लगे होंगे, मैंने शो नहीं कर रखा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत 11 केवी जनरेट हो रहा है सपोज, है ना, 11 केवी 50 हर्ट्ज जनरेट हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, इसको स्टेप डाउन किया और फिर उसके बाद में एक कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू से मतलब के से गुजारा उसका इनपुट। अगर रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में करता है ना। और इसमें कंट्रोल रेक्टिफायर किया है, तो मतलब बेसिकली कंट्रोल किया, जैसा मुझे जितना एक्साइटेशन चाहिए आउटपुट के अकॉर्डिंग, जितना एक्साइटेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे को डीसी वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें आगे फिल्टर भी लगे हुए हैं, तो एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो अब इतनी हैवी एसी को आउटपुट कहां से ले रहा हूं, मैं मशीन से ले रहा हूँ, खुद से ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी एसी से मैं डीसी बना के इसको एक्साइट करूंगा, यानी इसी का पावर यूज करके इसको मैं एक्साइट कर रहा हूँ, है ना। तो देखो यहां से पावर लिया और ये कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग जो भी डीसी वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज पहले तो डीसी में स्टेप एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और डीसी को भी जितनी वोल्टेज चाहिए एक्साइट करने के लिए उतना देगा। अब ये डीसी आया, ये आपका रोटर सॉरी रोटर मूव कर रहा है ना अभी। अब विद द हेल्प ऑफ अगेन स्लिप रिंग्स यहाँ पे, ठीक है, डीसी मिल गया, डीसी सप्लाई आ गई, मुझे डीसी एक्साइटेशन तो चाहिए था, है ना। तो इसको हम क्या, इसमें बताओ मुझे 2 जनरेटर चाहिए थे इस वाले केस के अंदर, वो तो हट ही गए, हट ही गए, ठीक है। तो सिर्फ ब्रशेस और स्लिप रिंग्स कितनी बची, 2, क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करना है, ये तो मेरा स्टेटिक पार्ट है ना। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ ब्रश और एक स्लिप रिंग है बस, एक है ना, एक एक कॉम्बिनेशन, एक एक पेयर है। हमने क्या किया, इसी का पावर आउटपुट लेके इसमें डाला है। ओके, दिस वाज स्टैटिक एक्साइटेशन। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। एक्साइटेशन का जो आपको जितना याद रखना है, दैट इज एक्सप्लेन इन दिस 3 पैराग्राफ्स, है ना। जिसको बस इसमें ये दिक्कत है कि भाई एक बार स्टार्टिंग में चालू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, है ना। अब तीसरा, इसमें भी स्लिप रिंग्स और ये भी हैं, तो अब मुझे थोड़ा और मतलब और एफिशिएंट बनाना है। अभी भी क्या है, सपोज हैवी पावर, हैवी मशीन्स हो, 11 केवी है, तो सपोज फॉर एग्जांपल 33 केवी हो, 66 केवी हो, इतना जनरेट करवाना है, तो इतना सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ब्रशेस और जो अपने स्लिप रिंग्स हैं इतने कैपेबल नहीं होंगे, जल जाएंगे, है ना, स्पार्किंग होगी बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, ब्रशलेस एक्साइटेशन चाहिए। तो थर्ड जो है हमारा, दैट इज आवर ब्रशलेस एक्साइटेशन। उसमें कुछ नहीं है, देखो सी दिस, ये दिस इज माई फील्ड वाइंडिंग, ये रोटर है मेरा, है ना, रोटर है जिसको मुझे एक्साइट करना है। और ये क्या है मेरा, ये बाहर वाला आपको दिख रहा है, दिस इज माई 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि स्टेशनरी है ना, स्टेटर पे लगा हुआ है। इसके अंदर मुझे एक्साइट करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारा का सारा अरेंजमेंट मैं शाफ्ट पे कर रहा हूँ। ये मेरी क्या है, ये पूरी की पूरी शाफ्ट है ना। उस शाफ्ट पे मैंने पहला तो क्या लगा रखा है, जो कि लगता ही है, रोटर है। रोटर पे मैंने फील्ड वाइंडिंग को वाउंड कर रखा है। मुझे इसको डीसी एक्साइटेशन देना, तो देखो क्या होगा। तो दिस पार्ट इज माय अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर है ना। ओके, नाउ अब देखो, ये मैंने क्या, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे रखा, दिस इज माय परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर रोटेट करियो, और यहाँ पे बाहर, ठीक है, स्टेशनरी मैंने क्या ली, आर्मेचर वाइंडिंग ली। क्या ली मैंने, आर्मेचर वाइंडिंग ली। तो अब मुझे, अब जैसे अगर हम जनरेटर की बात करें तो कुछ ऐसा था, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग था और ये मेरा क्या था, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटेड था और फील्ड वाइंडिंग मेरा स्टेशनरी था। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ऐसा क्यों करते थे मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, क्योंकि मुझे डीसी आउटपुट डीसी चाहिए था, तो कम्यूटेटर घूम रहा है साथ में, तो वो क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा, ठीक है। बट अब हमको क्या है, आउटपुट ही एसी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फील्ड वाइंडिंग को तो जो परमानेंट पोल्स ले ली मैंने, यहाँ पे रोटेट कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग अब ये रोटेट करेगा, फील्ड रोटेट कर रही है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू फैराडे लॉ। अब मुझे बताओ, आर्मेचर वाइंडिंग जो कि स्टेशनरी है, ठीक है, ये जो बाहर जितने भी दे रखा है येलो वाले ब्लू कलर का, ये स्टेशनरी पार्ट है, और ये येलो वाले पे जो भी है ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे मेरे क्या है, मेरे रोटेटिंग पार्ट है। तो अब मुझे बताओ, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट कैसा प्रोड्यूस हुआ, एसी, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटर। अब ये एसी को मैं किसके थ्रू लेके गया, फिर से कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह से, जो लेते हैं वो हम लेते हैं एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज, है ना, रेगुलेटर,
जो आपके घर में स्टेबलाइजर होता है वही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस 3 फेज एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी में, ऑब्वियस था, ठीक है। स्टैटिक पार्ट है, डीसी में चेंज करेगा, और साथ साथ में ये क्या करेगा, उतने उतने डीसी में चेंज करेगा जितना मुझे इसको एक्साइट करने के लिए चाहिए। जैसे जैसा लोड है उसके अकॉर्डिंग डीसी एक्साइटेशन, यानी ये समझदार है, कंट्रोलिंग है ना, ऑटोमेटिक। और ये जितनी हैवी मशीन होगी, जितनी हाई रेटेड मशीन होगा, तो इसका भी साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इसलिए इतना बड़ा होगा कि हम इस शाफ्ट पे नहीं रख पाएंगे, ओके, क्योंकि कंट्रोलिंग है, यहाँ पे कंट्रोलिंग पार्ट चल रहा है साथ में। कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा, क्योंकि भाई डीसी एक्साइटेशन कितना चाहिए, ऐसा थोड़ी ये एसी सपोज 400 वोल्ट है यहाँ पे, है ना, और मेरे को मिल रहा है 200 वोल्ट डीसी फिक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं, मेरे को कई बार 100 वोल्ट भी चाहिएगा, कई बार 150 वोल्ट चाहिएगा, वो कौन गवर्न करेगा, यहाँ से पता चलेगा, और उसको कंट्रोल करेगा ये। अब मुझे बताओ, ये डीसी जनरेट किया, अब दूसरा मैंने एक और जनरेटर लिया, उसकी फील्ड वाइंडिंग, अब देखना, ये पहला वाला जनरेटर था, पहले वाले जनरेटर के अंदर तो मैंने परमानेंट मैग्नेट यानी फील्ड वाइंडिंग को मूविंग रखा। अब ये जो कन्वेंशनल जनरेटर है वो देखो, उसमें फील्ड वाइंडिंग मैंने क्या स्टेशनरी रखी है, वही जो होता है N2S, बट ये मेरी फिक्स पोल की जगह मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। देखो फील्ड वाइंडिंग को मैंने किससे सप्लाई दी, डीसी, ठीक है, डीसी सप्लाई दी, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट आर्मेचर वाइंडिंग को मैंने कहाँ रखा, शाफ्ट पे, बट ये मूविंग है, शाफ्ट मूविंग है, तो नॉर्मल जो डीसी का प्रिंसिपल है वही तो है, तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट क्या किस में प्रोड्यूस होगा, एसी प्रोड्यूस होगा, मैंने कम्यूटेटर नहीं लगा रखा, अब एसी प्रोड्यूस होगा। अब मैंने शाफ्ट पे ही छोटा छोटा थायरिस्टर लगा रखा है, रेक्टिफायर लगा रखा है छोटा सा, क्योंकि वोल्टेज कम होगी एसी। अब एसी, इस एसी को किस में चेंज कर देगा, ये डीसी में, ओके, और डीसी डायरेक्ट किस में लगी होगी, डीसी फील्ड वाइंडिंग। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं भी मैंने ब्रशेस और स्लिप रिंग का यूज किया नहीं किया। सो दिस इज दी ब्रशलेस एक्साइटेशन, जो कि अभी यूज में आ रहा है हैवी रेटिंग मशीन्स में, 500 MVA रेटिंग मशीन में, ओके। सो दिस इज द एक्साइटेशन पार्ट, ओके। एक्साइटर समझ में आ गया, और सारी चीजें मैंने यहाँ इन 3 पैराग्राफ में लिख रखी है, तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 पैराग्राफ सफिशिएंट है आपके लिए, ओके। नाउ जो सेकंड है रोटर, रोटर भी हम देख चुके हैं, है ना। रोटर मूवेबल पार्ट किस चीज का बना वो भी देखेंगे। 2 टाइप के रोटर होते हैं किसके अंदर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर, एक तो होता है सिलेंड्रिकल रोटर और एक होता है साइलेंट पोल रोटर, ठीक है। साइलेंट पोल को हम नॉन सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं। सिलेंड्रिकल का शेप जानते हो, प्योर सिलेंडर की तरह ऐसा, है ना। सो दिस इज सिलेंड्रिकल। और साइलेंट पोल पोल को हम प्रोजेक्टेड पोल रोटर भी कहते हैं, प्रोजेक्टेड पोल। देखो ये इसमें अगर मैं वाइंडिंग बनाऊं, ये मेरा रोटर है, दिस इज माय रोटर, और स्टेटर, स्टेटर तो क्या है, प्योर सिलेंडर है। अब अगर मैंने जो बीच का रोटर भी है ऐसे ही बना दिया, N2S रखा, और यहाँ पे मैंने वाइंडिंग को, मेरे स्लॉट्स हैं, तो ये सिलेंड्रिकल है, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है ना। और ये इसको हम सिलेंड्रिकल राउंड रोटर को हम नॉन साइलेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन साइलेंट। साइलेंसी का मतलब होता है अनइवन, या फिर मैं कहूँ प्रोजेक्टेड, प्योर सिलेंडर नहीं है, है ना। अब तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल रोटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, सी दिस, ये मेरा स्टेटर है, ये देखो, ये मेरे 4 पोल मशीन रखी है ना मैंने, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, मेरे स्लोट्स रखे हैं, वाइंडिंग रखे हैं मैंने, यहाँ पे वाइंडिंग वाउंड होंगी, और इस तरह से वाइंड करेंगे कि भाई मेरे 4 पोल बन जाए, ओके। सो ये कौन सा है, नॉन साइलेंट या फिर सिलेंड्रिकल, क्योंकि प्योर सिलेंड्रिकल है। यहाँ कहीं भी देखोगे ना, एयर गैप लगभग यूनिफॉर्म है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं साइलेंट पोल की। साइलेंट पोल कुछ ऐसा है, ये रहा, दिख रहा है, ये भी 4 पोल मशीन है, बट आपने देखा है क्या, मैंने प्रोजेक्ट कर दिए पोल्स को, दिखापन। अब यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है, यहाँ पे एयर गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये प्रोजेक्टेड पोल्स हैं, ओके, ठीक है। और ये मेरा इसका शाफ्ट है, और स्लिप रिंग के थ्रू डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, सिंपल सा है। तो समझ में आया, ये मेरा साइलेंट पोल है या फिर प्रोजेक्टेड पोल है, और ये मेरा हाई स्पीड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो साइलेंट पोल रोटर है, इसकी जो स्पीड, ये लो स्पीड रोटर है, क्या है, लो स्पीड रोटर। और ये क्या है, मेरा हाई स्पीड, क्यों, मैकेनिकली स्टेबल। 2 टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल स्टेबल और मैकेनिकल स्टेबल। दस सिलेंड्रिकल रोटर इज मैकेनिकली स्टेबल, यानी इसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाएंगे तो ये प्योर सिलेंडर है। एक प्योर सिलेंडर को अगर आप बहुत हाई स्पीड से घुमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रोजेक्टेड पोल्स है, क्या है, मेरे प्रोजेक्टेड पोल्स हैं। अब अगर इसको मैं हाई स्पीड पे घुमाऊंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैच है, इनको लॉक कर रखा है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बहुत,
देखिए यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगी वो इक्वली लगेगी, तो ये फिर अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये वाली इसको आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग लगेगी, यहाँ पे अलग लगेगी, तो अगर हैवी स्पीड पे इनको रोटेट करवाएंगे बहुत अनइवन, अपना मैकेनिकली स्टेबल नहीं है, और ये अपने आप को बेसिकली ब्रेक कर सकता है। ओके, तो ये यहाँ कहाँ पे यूज आता है, लो स्पीड, और लो स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी यूज में आती है, हाइड्रो जनरेटर्स, ठीक है ना। हमने दो चीज पढ़े थे, हाई स्पीड टर्बाइन और लो स्पीड टर्बाइन। तो लो स्पीड टर्बाइन आर यूज्ड इन हाइड्रो, जो वाटर है ना अपना वो होता है वहां पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज हो रही है, इनकी जो नॉर्मली जो पोल्स होती हैं, इनमें जो हम पोल्स रखते हैं वो बहुत ज्यादा रखते हैं, नॉर्मली 6 से 120 तक पोल होते हैं, है ना। तो अब आपने देखा होगा एन एस इज इक्वल टू 120 F/P अपॉन पी, तो एफ तो मेरा फिक्स है। ओके, नाउ तो पोल्स क्या है, मैं अगर पोल्स बढ़ाऊंगा तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी मेरी कम, तो इसकी जो नॉर्मली जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है 300 से 600 आरपीएम, है ना। लो स्पीड, ये लो स्पीड पे ही इनकी एफिशिएंट होते हैं। जबकि सिलेंड्रिकल रोटर की बात करें, इसमें नंबर ऑफ पोल्स या तो दो होंगे मिनिमम, या फिर ज्यादा ज्यादा 4 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखते। तो अगर आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे एन एस इजिकल टू 120/P, पी से अगर 2 रखोगे तो कितनी स्पीड आई, 3000 आरपीएम, और अगर 4 रखोगे तो कितनी आई, 1500 आरपीएम, है ना। तो इतनी हैवी स्पीड पे ये घूमते हैं, और ये एफिशिएंट है उस स्पीड पे। कहाँ पे यूज में आते हैं ये, अपने स्टीम टर्बाइंस में, और स्टीम टर्बाइन कौन सी, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे यूज में आते हैं, ठीक है। दे आर मोर एफिशिएंट एट दैट दिस पर्टिकुलर स्पीड, इसलिए ये डिजाइन भी किस 2 पोल्स या 4 पोल मशीन के लिए करते हैं। ओके, दूसरा, हाँ दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं, जो पोल्स है वो 2 और 4 बता दिया, स्पीड भी मैंने आपको बता दी, ये हाई स्पीड है और ये लो स्पीड है। नाउ इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस, वो बताना चाहता हूं। लेट मी सी दिस, देखो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको साइलेंट पोल मोटर का भी अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है। सो दिस विल बी, ये मेरी क्या है, एंड टू एन, एन टू एन, ये है मेरी डायरेक्ट एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। ओके, ये अगर जो भी मेरे पोल्स हैं, है ना, पोल्स हैं, उसमें से अगर मैं 2 पोल मशीन की बात करूं, सपोज देयर इज ए 2 पोल मशीन, यहां पे ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ इट, पहले बना रखी है मैंने शायद 2 पोल मशीन, ये रहा, इसमें देखो 2 पोल, और ये वाइंडिंग जो मैंने इसमें की है रोटर के अंदर, ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, देखना ना, 2 पोल मशीन है, और ये बीच में से अगर मैं यहां से गया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस, एक्स डी, डायरेक्ट एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, काटते हुए 90 डिग्री में, दैट इज एक्स क्यू, दैट इज क्वाड्रेचर एक्सिस। ओके, ये क्वाड्रेचर, इसके 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल नहीं, 90 डिग्री मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल। ओके, नाउ 4 पोल मशीन में देखते हैं अभी, 4 पोल मशीन के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर 2 पोल मशीन लेते हैं, लेकिन 4 पोल मशीन में भी देख लेते हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं। ये तो क्या हुई मेरी, लेट मी रब दिस इज माय डायरेक्ट एक्सिस। अब कोई बोलेगा भाई ये क्या हुई, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सिस, क्यों, क्योंकि जो पोल्स हैं एन टू एस, ये भी मेरा एन है और ये भी एस है, ये मिडल से तो काट रही 2 पोल्स को, इसलिए ये भी मेरी क्या हुई, डायरेक्ट एक्सिस। अब क्वाड्रेचर एक्सिस क्या हुई भाई, क्वाड्रेचर हुई इन दोनों के बीच की, लेट मी दिस इज एक्स क्यू, एक इधर भी बन जाएगा एक्स क्यू। अब आप तो कहोगे कि भाई एंगल, सर ये तो 45 डिग्री बन रहा है मैकेनिकल, ये 45 डिग्री मैकेनिकल बनेगा, लेकिन हम मैंने क्या कहा, थीटा इलेक्ट्रिकल, तो ये आपने पढ़ा है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। तो बताओ P पोल्स कितने हैं, 4, और मैकेनिकल एंगल कितना है 45, तो 4/2, 2 इंटू 45 कितना हुआ, 90 डिग्री, है ना, ये 45 है, तो 90 डिग्री आ गया, जो कंडीशन मैंने कहा था ना, क्वाड्रेचर एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये एक्स डी, ये एक्स क्यू। चलो ये भी समझ में आ गया। अब नाउ दूसरा बात करते हैं हम इसकी एयर गैप की, है ना। यूनिफॉर्म एयर गैप किस में मिलेगा मुझे, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एयर गैप, ओके,
यूनिफॉर्म एयर गैप मेरे को मिलेगा सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर, सी दिस सिलेंड्रिकल रोटर। और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप किस में मिलेगा, ये देखो यहाँ पे, ये डायरेक्ट एक्सिस पे यूनिफॉर्म एयर गैप कम है, और ये क्वाड्रेचर एक्सिस के अंदर जो एयर गैप है वो ज्यादा है, लेंथ ऑफ एयर गैप है ना। सो जो लेंथ ऑफ एयर गैप है वो ज्यादा किसमें है, इसके अंदर। ओके, नाउ अगर अगर बात करें दूसरी साइज की बात करें, डायामीटर की बात करें, तो जो डायामीटर है इसका इसका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, और जो इसकी लंबाई है, शाफ्ट की लंबाई है, वो बड़ी होती है। इसका मतलब ये वाली बात कर रहा हूं मैं आपको, सी दिस। अगर इसका साइड व्यू बनाऊं मैं, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा मशीन। तो इसमें मैंने क्या क्या, डायामीटर तो इसका छोटा है बट लेंथ बड़ी है। क्यों, क्यों ऐसा किया मैंने, जबकि जबकि अपना कौन सा उसकी बात कर रहा हूँ, साइलेंट पोल मशीन की, उसमें डायामीटर तो बड़ा है, सी दिस, और उसकी लेंथ कम की है मैंने। ऐसा क्यों, देखो कोई भी चीज छोटी है ना डायमीटर गोलाई में, और स्पीड स्पीड ज्यादा किसकी है, दिस इज माय सिलेंड्रिकल, और ये मेरी नॉन सिलेंड्रिकल है या फिर साइलेंट। तो स्पीड किसकी ज्यादा, 3000 आरपीएम से ये घूम रहा है, तो उसका डायमीटर हम छोटा रखते हैं ताकि इसमें जो मैकेनिकल स्टेबल रहे और आराम से तेजी से घूम सके। अगर बड़ा रख दिया, ज्यादा इनर्शिया, तो ये तो जिसपे माउंटेड है ना जमीन पे, उसको उखाड़ने की कोशिश करेगी, हैवी मशीन होगी, डायमीटर ज्यादा, स्पीड से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो जो रिलेशनशिप है वो है, जो इसके अंदर जो इसका डायक क्या होता है सिलेंड्रिकल का, स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है, वो होता है 5 से 7 गुना किसका, सॉरी, इसका लेंथ बड़ी होती है ना, इसकी लेंथ बड़ी होती है। जो इसकी लेंथ लेंथ समझ में आ गया आप, कौन सी लेंथ इसकी बात कर रहे हैं हम, लंबाई, ठीक है ना, ये वाला, दिस वन। नाउ लेंथ विल बी 5 to 7 times टाइम ऑफ डायामीटर, है ना। और इसके अंदर उल्टा होता है, डायामीटर इज 5 or 7 times ऑफ द लेंथ, है ना, ये होता है। ओके, समझ में आया। अब दूसरा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप लेंथ, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बस मैं थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकली स्टेबल कौन सा, मैकेनिकली स्टेबल तो मैंने बता दिया सिलेंड्रिकल रोटर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली स्टेबल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेबल स्टेबल की बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। एयर गैप लेंथ किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, सी दिस, है ना। इसका तो यूनिफॉर्म एयर गैप लेंथ कम है। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाई एयर गैप लेंथ ज्यादा है तो रिलेक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और रिलेक्टेंस पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो मैच कर देता है, वहां पे एक्स्ट्रा में पावर मिलता है, रिलेक्टेंस पावर। तो ये अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकली मोर स्टेबल, वो ये है ना। अब दूसरी अगर हम बात करें, आउटपुट की बात करते हैं ना, आउटपुट किसका अच्छा आ रहा है वो देखते हैं। आउटपुट, एक तो यूनिफॉर्म एयर गैप है इसका, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी इन दोनों के बीच में वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म फ्लक्स स्टेटर वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो भी क्या होगी, साइनोसॉइडल, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर गैप। बट यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी आउटपुट में जो हमें मिलेगी दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, उसमें हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा होंगे। तो साइलेंट पोल रोटर के साथ मेरे पास दिक्कत यह है कि जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, नॉन साइनोसॉइडल मिलेगा, जो कि हम चाहते नहीं। तो उसको हम दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स को हम थोड़ा पॉइंटेड बनाते हैं, ऐसे पॉइंटेड, सी दिस, ऐसे पॉइंटेड बनाते हैं, है ना। द इससे क्या है, इसकी शेप इंप्रूव हो जाएगी, कैसे होगी हम देखेंगे बाद में। बट ये दिस शेपिंग ऑफ दिस पोल्स टिप इज कॉल्ड चैम्फरिंग। क्या कहते हैं, चैम्फरिंग, RING। चैम्फरिंग इज डन ऑन साइलेंट पोल रोटर पोल टिप ओनली। क्यों, क्योंकि उस जो नॉन साइनसोइडल आ रही है उसको साइनसोइडल मुझे बनाना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड चैम्फरिंग, डबल एफ, है ना, चैम्फरिंग प्रोसेस टू मेक द आउटपुट वोल्टेज नियरली साइनसोइडल। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। रोटर समझ में आ गया, और कौन सा रोटर कहां पे यूज में आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ बात करते हैं तीसरा अपने स्टेटर की।
ओके, तो स्टेटर मेनली क्या करता है, आपका आर्मेचर वाइंडिंग को कैरी करता है, ठीक है। अब उसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस किस में, स्टार में और डेल्टा में, ठीक है। और बहुत ज्यादा वाइंडिंग मतलब होगी, वाउंडेड होगा, तो अब आप ही बताइए मुझे, है ना, आप मुझे बताइए, आपके पास एक तो डेल्टा कनेक्टेड है और एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, किस में कनेक्ट करूं वो देखते हैं हम, है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये डेल्टा है, आप ही बताना, ठीक है। स्टार, सपोज एक स्टार कनेक्ट किया और एक डेल्टा कनेक्ट किया मैंने, लेट मी रब दिस, अबाउट ये वाला रब करते हैं, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस में कनेक्ट करेंगे, ये डेल्टा है, ओके, सॉरी। नाउ इनपुट दोनों का सेम है, लाइन वोल्टेज कितनी दे रहा हूं मैं, 400 वोल्ट सपोज, 400 वोल्ट, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, और दिस आर द वाइंडिंग्स, तो मुझे बताओ कौन सी, कौन से केस के अंदर, स्टेटर और डेल्टा, कौन से दोनों वाले केस के अंदर मुझे बताइए जो वाइंडिंग है उन पे ज्यादा वोल्टेज लग रहा है। दिस इज माई डेल्टा, दिस इज माई स्टार, मुझे बताओ इस डेल्टा। वाइंडिंग, डेल्टा, डेल्टा में कितना लग रहा है, हर एक पे 400 वोल्ट लग रहा है, सही कह रहा हूँ, बट यहाँ पे बताइए इस पे कितना लग रहा है, मैं सप्लाई तो दे रहा हूँ 400 वोल्ट, बट मेरे को एग्जैक्टली इस पे वोल्टेज कितनी दे आ रही है, बताइए। 400/√3। 400/√3, यानी कम मिल रही है, सही कह रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ, अगर इसके अक्रॉस कम वोल्टेज लग रही है तो इंसुलेशन का लेवल कम किस में लगेगा, बताओ, स्टार में या डेल्टा में? स्टार। स्टार में, गुड। जो लेवल ऑफ इंसुलेशन है, क्योंकि जितनी हैवी वोल्टेज लगाओ उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अब समझ में आया। तो पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ कि हम स्टार को क्यों प्रेफर करते हैं, है ना, तो उसके मेनली 3 एडवांटेज है। पहला वाला, द वोल्टेज इंप्रेस्ड इन ईच फेज इज ओनली 57.7%, है ना, 57.7% ही होता है 1/√3 को, ठीक है, ऑफ लाइन लाइन, है ना। तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, कॉस्ट, साइज एंड लॉसेस आर रिड्यूस, ऑब्वियसली, है ना। मतलब सेम वोल्टेज के लिए अगर मैं स्टार डेल्टा को अगर कंपेयर करूं तो मुझे स्टार कनेक्शन छोटा, जो जिसमें वाइंडिंग चाहिए, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, वो छोटा लगेगा, ठीक है। दूसरा, एक स्टार के साथ एडवांटेज है कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग डज नॉट अलाउ थर्ड हार्मोनिक, ये ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा है आपने। तो अगर स्टार कनेक्टेड रखोगे ना तो थर्ड हार्मोनिक अपने आप एब्सेंट हो जाता है, तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट हम नहीं चाहते क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टोर्ट करता है। तीसरा, इसके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि इसमें हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि न्यूट्रल वायर होता है, डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 एडवांटेजेस वी प्रिफर स्टार, स्टेटर मस्ट बी इन स्टार कनेक्टेड, ओके। कहीं पूछे तो कहीं भी आप लिख सकते हैं। चलो, अगर इसका अगर हम बात करें फटाफट कंस्ट्रक्शन में, ये चीजें मैं पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूँ। दिस इज स्टेटर, है ना, और ये मेरा रोटर है। स्टेटर आपको दिख रहा है, कौन सा टाइप का है, ये साइलेंट पोल है नॉन साइलेंट पोल, एनीवन? नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट का देखो, साइलेंट का मतलब होता है साइलेंसी का मतलब प्रोजेक्टेड पोल्स, ऐसे याद रखो, प्रोजेक्टेड। तो ये प्रोजेक्टेड है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, साइलेंट पोल हुआ, नॉन साइलेंट नहीं हुआ। नॉन सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड नॉन साइलेंट। इसी में क्या कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टेड पोल्स है यानी साइलेंसी है इसके अंदर। नाउ ये तो हो गया। अब कितने स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, 12, सी दिस, देयर आर 12 स्लॉट्स, 12 स्लॉट्स है। कितनी पोल मशीन है, 2, ठीक है। तो अब देखते हैं व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल कैसे निकालते हो, कितना एंगल अगर मैकेनिकल निकाल रहे हो तो 360 डिग्री टोटल, और एक कितने टोटल स्लॉट्स हैं, 12, है ना, कितना एंगल हुआ, 30 डिग्री। तो यानी हर एक स्लॉट के बीच में एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको रेफरेंस माना है, इस स्लॉट में जो वाइंडिंग है उसका वी, उसके अक्रॉस जो उस वायर वाइंडिंग के अंदर अगर वोल्टेज वी प्रोड्यूस हो रहा है एंगल 0 डिग्री, तो इसके अंदर कितना होगा, वी एंगल -30 डिग्री। इसमें कितना होगा, वी एंगल -60 डिग्री, क्योंकि 2 स्लॉट्स आ गए, है ना। ऑब्वियस है ये तो, है ना, डायग्राम ये समझ में आ रहा होगा आपको। स्लॉट एंगल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 180 डिग्री अगर अगर उसमें कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिकल डिग्री के अंदर, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल, 180 है। स्लॉट्स पर पोल कितने, स्लॉट्स कितने, 12, पर पोल 2 कितने,
30 डिग्री मैकेनिकल, तो थीटा इलेक्ट्रिकल अगर आप कैलकुलेट करोगे थीटा बाय 2 थीटा मैकेनिकल है ना पी, तो पी तो 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर हो गया टू पोल मशीन के अंदर। ओके, नाउ टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन यूनिट फर्स्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फेज स्प्रेड क्या होता है, पिच फैक्टर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पिच फैक्टर क्या होता है, कॉइल स्पैन, ओवरहैंग, शॉर्ट पिच, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंडिंग, ईएमएफ इक्वेशन, ये सारी डिराइव कर चुके हैं हम यूनिट 1 के अंदर डिटेल में। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ फटाफट। फेज स्प्रेड, थोड़ा फेज स्प्रेड की तरफ देखें। व्हाट इज फेज स्प्रेड? द एंगल सबटेंडेड बाय एडजेसेंट कंडक्टर बिलोंग टू ए पर्टिकुलर फेज नोन एज फेज स्प्रेड। मतलब एक फेज के अंदर 3 फेज होते हैं, तो एक फेज के अंदर कितने कंडक्टर्स या कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है ना आ सकते हैं। तो 2 टाइप के फेज स्प्रेड हो सकते हैं, कौन कौन से? 60 डिग्री और 120 डिग्री। हम प्रेफर कौन सा करते हैं? 60 डिग्री, है ना। क्यों करते हैं वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। 120 डिग्री फेज स्प्रेड, 120 डिग्री फेज स्प्रेड की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा। कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है मेरे पास? 12। सी दिस 1 2 3 4 5 6 12। वाइंडिंग माउंट कर लेते हैं इसको, है ना। पहला वाला कितने आएंगे? 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री के लिए मुझे बताओ एक फेज में कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होने चाहिए? बताओ एनीवन। 120 डिग्री के लिए एक फेज में, मैंने बताया ना फेज स्प्रेड 120 डिग्री ले रहा हूं मैं, और फेज स्प्रेड की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। व्हाट इज फेज स्प्रेड? द एंगल सबटेंडेड बाय एडजेसेंट कंडक्टर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर फेज, है ना। तो एक फेज का कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मुझे बताइए एक 120 डिग्री फेज के लिए एक फेज के अंदर कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स आने चाहिए? टोटल मेरे पास कितने हैं इसमें देख लो, 12 टोटल स्लॉट्स हैं। तो एक 120 डिग्री के लिए एक फेज में कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स आने चाहिए? एनीवन बता सकते हो? 10। नहीं, अगर 10 स्लॉट्स आए, देखो अभी, है ना, फेज स्प्रेड का मतलब समझ में आ रहे हो? देखो अब मैं फिर से बता देता हूं आपको। ये 2 स्लॉट्स हैं, है ना, 2 स्लॉट्स, ये 2 और ये 3। सपोज इनको मैंने एक फेज माना, इनको फेज माना, तो अब मुझे बताओ इनके बीच में एंगल कितना आया? पर पोल की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच 3। अब ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड फेज स्प्रेड। ओके, फेज स्प्रेड समझ में आया कि भाई ये तीनों स्लॉट सिर्फ एक फेज, जो जितने भी कंडक्टर हैं वो इसी में माउंटेड है ना। इन आउटगोइंग कंडक्टर्स में कंसीडर नहीं कर रहा, तो दिस एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एडजेसेंट कंडक्टर्स इज कॉल्ड फेज स्प्रेड। मुझे बताओ इसका एंगल कितना है? बता सकता कोई? ये एंगल कितना है अगर ये 3 स्लॉट्स लिए तो? मैं 60। कितने स्लॉट्स हैं ये बताइए मुझे? 3। ओके, 3 है, और एक स्लॉट का एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितने हुए? 90 डिग्री। समझ में आया? तो अब मुझे आप बताइए 120 डिग्री कर रहे हैं तो कितने स्लॉट्स आने चाहिए? 4। समझ में आ गया आपको? गुड। तो देखो यहां पे मैंने 4 ही किए हैं, देखो 1 2 3 4। एक वाइंडिंग लिया A1 A2, एक फेज की वाइंडिंग होगी, है ना, टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट B1 में सपोज मैंने 1 2 3 4 मेरे एक फेज को स्लॉट को कर दिया, और 5 6 7 8 सेकंड फेज, और 9 10 11 12 मेरा नेक्स्ट फेज। अब मुझे बताओ इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस एक फेज में ईए विल बी समेशन ऑफ E1 E2 E3 एंड E4। सिमिलरली ईबी किसका समेशन होगा? E5 E6 E7 E8, और EC किसका होगा? 9 10 11, क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड है ना, इसलिए 120 डिग्री फेज स्प्रेड। अगर इसका वेक्टर सम बनाए तो देखो सिंपल सा है, अगर बनाए तो यही इसी का बना देता हूं। सपोज मैंने रेफरेंस लिया, लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज, सॉरी, आपको डिटेलिंग में नहीं जानी है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। E1 को मैंने यहाँ पे लिया, दिस वन E1 एडिशन, है ना। अब मेरे को E1 में क्या ऐड करना है? E2। तो अब मुझे बताइए E2 किस डायरेक्शन में बनेगा? इसी डायरेक्शन में या फिर कैसे? मुझे बताओ, E1 तो फर्स्ट स्लॉट में है, E2 सेकंड स्लॉट में है, तो 2 स्लॉट के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो अब मैं E2 को ऐड करूंगा, लेकिन ऐसे सीधा ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा E2, और ये एंगल कितना बना रहा होगा इससे? 30 डिग्री। ऐसे E3 यहाँ पे एंगल, मैंने यहाँ पे सी दिस, ये E1 E2 यहाँ पे 30 एंगल, और
E3 इसका 30 डिग्री, E4 इसका 30 डिग्री, सो दिस इज माय EA रिजल्टेंट, है ना, वेक्टर सेम। ऐसे ही फिर आप E5 बना सकते हो। E1 और E5 के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियस हमें पता है 120 डिग्री होगा, क्योंकि 4 आ रहे हैं, तो यहां से चालू हो जाओ, दिस इज द वेक्टर सम। ओके, अब 60 डिग्री फेस स्प्रेड की मानते हैं, तो अब मुझे बताइए 60 डिग्री फेस स्प्रेड में कितने स्लॉट्स आएंगे। 60 डिग्री में कितने स्लॉट्स आएंगे बताओ। 2 आएंगे, वेरी गुड, ये 2 आएंगे, वेरी गुड, बस 1 और 2, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा कैसे वाइंडिंग कैसे वाउंड करते हैं वो देखते हैं हम, है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। देखो इस एग्जांपल से, देखो 1 2 3 4 5 6 से 12 आगे सबके अंदर मैंने कर दिया। अब 1 पे है और 2 पे है, ये एक फेज हुआ यहाँ पे स्लॉट नंबर 1, और ये 2, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, 2 है, ठीक है। अब मुझे बताओ दो फेजेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, बताइए आप मुझे, फॉर 3 फेज प्रोडक्शन। 30. नहीं नहीं, दो फेजेस, फेज भाई, 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई में कितने फेजेस होते हैं, 3, है ना, तो हर फेज के बीच में डिफरेंस कितना होता है बताओ, एनीवन। 120. 120 डिग्री, वेरी गुड, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कितने कितने से आएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो आपके एक सेकेंड 4 पे, है ना, 4 पे आएगा, 4 आप ऐड करोगे इसके अंदर, ठीक है। और ये तो हुआ 120 डिग्री फेज डिफरेंस। अब मैं बात कर रहा हूँ फुल पिच वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग का मतलब समझ में आता है आपको, शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग का। फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर N2S दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा ये बताइए, 180 डिग्री, है ना, फिक्स है। अगर मेरी जो वाइंडिंग वाउंड है, ये दो स्लॉट्स हैं, अगर मैं ऐसे वाउंड करता हूं और इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए वाइंडिंग, है ना। ये स्लॉट नंबर 1 है, ये कौन से में वो हम देखेंगे, पता करेंगे। अगर कॉइल स्पैन और आपका पोल पिच क्या होता है, दो पोल्स के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल में बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा 180 डिग्री होता ही है। ये सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसके अंदर आपका अगर कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर होगा तो कौन सी वाइंडिंग हुई है, फुल Full पिच, pitch winding. है ना, वेरी गुड। और ये अगर शॉर्ट पिच कर दी तो मैंने एक एंगल से, अल्फा एंगल से अगर मैंने कर दिया, शॉर्ट पिच एंगल है तो वो मेरी शॉर्ट पिच हो गई। तो अब मैं फुल पिच वाइंडिंग को वाउंड कर रहा हूँ। फुल पिच वाइंडिंग के लिए मेरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मुझे बताइए 180 डिग्री है, तो अगर एक साइड, पहली साइड मैंने कहां ली, यहां से चालू की, ठीक है। अब फॉर फुल पिच वाइंडिंग इसका दूसरी साइड कहां पे होगी बताइए, एनीवन। कितना एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में फुल पिच के लिए, 180 डिग्री, -180 डिग्री, है ना, -180 डिग्री। तो अब कौन सा स्लॉट पे आएगा वो बताइए, अगर 1 पे डाला है तो फिर दूसरा, हाँ हाँ 7. सही, 7, वेरी गुड। क्यों, आप कॉइल स्पैन कैसे निकालते हो, 7 - 1 कितना हुआ, 6, और 6 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 180 डिग्री, वेरी गुड। तो देखो सी दिस, मैंने 1 किया है, अब 1 पे दूसरी साइड कहां वाइंड करूंगा मैं, 7 पे, सी दिस, देखो ये 7 पे वाइंड किया मैंने, ओके। अब ये गया वापस आया, अब इसकी कौन सी दूसरा स्लॉट ऑक्यूपाई करना है एक फेज में, वो कौन सा हुआ, सेकंड में। अब मुझे बताओ सेकंड में वाउंड हो गया, ये घूम के वापस आया, अब सेकंड से एक दूसरी कॉइल चालू हो गई, तो इसकी साइड सेकंड में स्लॉट में है, तो अब दूसरी साइड किस में होगी, 8 में, 8. वेरी गुड, ये रहा 8, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये रहा। तो A1 और A2 मेरे ऑक्यूपाई हो गए, दोनों स्लॉट्स भी ऑक्यूपाई हो गए, सीधी 60 डिग्री, और वो भी फुलफिल हो गया, फुल पिच, ओके, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं भाई बी फेज की, ये ए फेज था, बी फेज की बात करते हैं, तो वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो वेरी गुड, अगर इसका 1 में है तो दूसरा फेज का जो पहली कॉइल है वो किसमें चालू होनी चाहिए, 4 स्लॉट आगे, यानी किसमें होनी, 5 में, सी दिस 5, यहां से चालू किया है, तो हम सारा फुलफिल कर रहे हैं, फुल पिच वाइंडिंग एज वेल एज 3 फेज सप्लाई में 120 डिग्री होता है, और एज वेल एज फेज स्प्रेड 60 डिग्री, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 5 से चालू होगी सेकंड फेज, तो 5 से ये चालू होगा। तो अब मुझे बताओ वही इसको वाउंड करना है, तो नेक्स्ट कहां पे वाउंड करूंगा, अगर 5 से चालू किया है तो स्लॉट पिच 11 में, वेरी गुड, ये रहा 11 में, दिख रहा है ब्लू कलर का 11 में, और फिर ये
6 में आ गया, 6 वाला कहां से में जाएगा, 12 में, तो ये मेरा हो गया बी फेज, B1 B2, है ना, 2 टर्मिनल्स। अब बात करते हैं 5 और 6 में चले गए। अब अगर 5 से कितना आना चाहिए, 120 डिग्री तीसरा फेज, तो 5 से 120 फेज तीसरा फेज के लिए कितना आना चाहिए, इसमें 4 ऐड कर दो 120 डिग्री के लिए, क्योंकि 4 स्लॉट्स हैं, तो 9 आएगा, तो यहां से चालू किया तो 9। ओके, अब 9 में कितना ऐड करो, आपको 6 ऐड करना है। ओके, क्योंकि स्लॉट पिच जो पोल पिच है वो 6 स्लॉट्स के बराबर है, तो कितना आना चाहिए, 15, है ना, वाउंड करने के लिए। बट मेरे पास तो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है, 12 ही है, तो एक्स्ट्रा आगे के कितने, 3, तो ये 215 का मतलब ये वाउंड कहां जा रहा होगा, क्योंकि ये तो गोलाई है, मैं इसको सीधा फ्लैट सरफेस पे डाल रहा हूं, है ना। ओके ना, तो ये कहां जाएगा, 3 पे, ये देखो 3 पे आ रहा है, बट आ कहां से रहा है, फ्रॉम 9, देखो ये। सिमिलरली ये 10 किस में जाएगा, 16 में, मतलब 4 में, तो ये रहा। तो इस तरह से हम माउंट करते हैं, यहाँ लिख रखा है पोल पिच, है ना पूरा। तो दिस इज दी हाउ वी आर माउंटिंग, और ये वेक्टर सम बना रखा है यहाँ पे, है ना। अब कैसे बना रखा है, देखो ये E1 है, इसमें E1 में माउंट कर रखा है। अब ए फेज वाला देखो E1 में कर रखा है ये 1 वोल्टेज, फिर किस में माउंट कर रखा है, 7 में। अब मुझे बताओ 7 का एंगल कितना आएगा, साइन वाला होता है, ये E1 को मैंने रेफरेंस माना है, ये एंगल 7th स्लॉट में एंगल कितना हो जाएगा, ये बताइए मुझे, 7 - 1 इसके रेफरेंस में कितना हो जाएगा, 6, 180 डिग्री। साइन 180 कितना होता है, 0, सही कह रहा हूं। तो मुझे बताओ E1 और E7 दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री। तो E1 भी इधर बना और इसी में E7 ऐड हो गया, ठीक है। और E2 कहां बनेगा, अब E2 आ गया जस्ट इसके, है ना। E2 इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री पे बन जाएगा। अब E2 और E8 दोनों सेम फेज में होंगे और इस तरह से EA बन जाएगा, ना। दिस इज हाउ अ वेक्टर डायग्राम इज ड्रॉन। नाउ नेक्स्ट, पिच फैक्टर क्या होता है, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, है ना। सारी चीजें यूनिट 1 को कंसीडर करो, ये सारी चीजें पूरा डिटेल में देख चुका हूँ, डिराइव भी यहाँ पे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, अलग बात है। फिर इफेक्ट ऑफ पिच फैक्टर क्या होता है, हार्मोनिक्स, मेरे हार्मोनिक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, मेरा कम हो जाता है ना, हार्मोनिक। बट हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, साथ साथ में मेरे इंड्यूस वोल्टेज भी कम हो रही है, बट हार्मोनिक्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। ये सारी चीजें आप नोट्स को पढ़ना, आप मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज शॉर्ट पिचिंग, फिर ब्रेड फैक्टर क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ओके, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। फेज स्प्रेड से ये फॉर्मूला, सी दिस, है ना, ये डेरिवेशन है सिंपल, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सके। अब इसमें दे रखे हैं कि एज दी वाइंडिंग इज प्रिफर्ड इन थर्ड हार्मोनिक, कौन सी वाइंडिंग प्रेफर करते हैं हम, स्टार वाइंडिंग करते हैं। तो स्टार वाइंडिंग में थर्ड हार्मोनिक अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जब हम आरथ हार्मोनिक का फॉर्मूला लिखते हैं वो कुछ ऐसा लिखते हैं, साइन एन आर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। और ये भी प्रूव कर चुके हैं हम कि भाई जो ये होता है सिग्मा, इसको हम कहते हैं फेज स्प्रेड, है ना, फेज स्प्रेड। ओके, दैट इज एन अल्फा, एन इज नंबर ऑफ, है ना, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, और अल्फा उसका एंगल है। तो ये सारी चीजें मैथमेटिक्स हैं। एन अल्फा इज कॉल्ड फेज स्प्रेड, उसको फेज स्प्रेड में लिया है। तो जब अगर मुझे थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करना है तो फेज स्प्रेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120 डिग्री। बट वो करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना। क्यों, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है किसके अंदर, स्टार वाइंडिंग के अंदर, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं, 60 डिग्री। ये प्रूव कर रखा है मैंने आगे कि हाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 60 डिग्री का और 120 डिग्री का कैसे रिलेटेड, देख रहे हैं आपको। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, है ना, कम नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 60 डिग्री फेज स्प्रेड इज 1.1 टाइम्स ऑफ दिस, 1.15 टाइम्स। इसलिए केडी अगर इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज इंक्रीज करेगी और पावर भी इंक्रीज करेगा। सो 60 डिग्री फेज शिफ्ट के अंदर फेज स्प्रेड के अंदर जो हमारा पावर है, इंड्यूस पावर है, वो दैट इज मोर। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग 60 डिग्री। ईएमएफ इक्वेशन कौन सी, वही 4.45 एफ टीपीएच केडब्ल्यूएच, है ना, केडब्ल्यू वोल्ट्स, है ना। लाइन वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज निकाल रखी है, आप देख लेना। और ये फेज वोल्टेज है। ये डेरिवेशन है, इससे अच्छी डेरिवेशन मैंने आपको यूनिट 2 में करवा चुका हूँ, है ना। एसी मशीन के अंदर ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन, प्लीज रिफर दैट नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे द अल्टरनेटिंग वाइंडिंग इज बेसिकली ओपन टाइप करते हैं हम अल्टरनेटर की। देखो ये सारे फेज स्प्रेड इसमें देखना 60 डिग्री वाले के अंदर, सी दिस,
ये देखो ये सारी की सारी ओपन है, कितने टर्मिनल्स हैं, 6 टर्मिनल्स हैं। अब इनको मैं कैसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, स्टार में, डेल्टा में, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू माई एप्लीकेशंस। So 6 terminals came out of stator when the windings can be where the windings can be connected in delta or star. Winding is essentially distributed and short pitch. यही करते हैं, मैं प्रूव भी कर चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों करते हैं। दो टाइप की वाइंडिंग होती थी, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में वोल्टेज इंड्यूस कम होता है, शॉर्ट पिच में भी वोल्टेज इंड्यूस कम होता है, बट हार्मोनिक्स दोनों रिड्यूस कर जाते हैं और ज्यादा स्टेबल होती है। यूनिफॉर्म जो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस है दैट इज मोर साइनसोइडल बाय दिस वाइंडिंग्स, है ना, ये प्रूव कर चुके हैं यूनिट 1 के अंदर। दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग दिस। ऑल द लार्ज रोटेटिंग मशीन विल प्रेफर डबल लेयर वाइंडिंग, ये भी चीज। तो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ योर स्टेटर सॉरी सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हम मेजरली अब ये जो सेकंड वाला जो कंपोनेंट है डिस्कस कर चुके हैं, किसके अंदर, यूनिट 1 के अंदर। तो प्लीज रिफर दैट नोट्स। ओके, सो आई एम एंडिंग हियर योर लेक्चर।